ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं विद्या बोलती है मासा मतलब उस फेयर में अरमान भी आया था, मुझे लगा ही था, मुझे उसकी आहट महसूस हुई, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं। अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो एकदम से गिरने ही लगती है, लेकिन मासा और दादी सा दोनों लोग जो थे उसे संभाल लेते हैं। और यहाँ पे उसकी दादी सा बोलती है अभीरा तुम अपने आप को संभालो। तभी अभीरा बोलती है मास दादी साहब बताओ ना अरमान कैसा था, कहीं वो दुबला पतला तो नहीं हो गया, वो 7 सालों में कैसा बदल गया होगा, पहले जैसे ही दिख रहा था या उसके बाल पक गए थे या वो मोटा हो गया था या पतला हो गया था, पतला ही हो गया रहेगा, मेरे बिना उसका कौन ख्याल रखता होगा। और उसने मेरे बारे में पूछा क्या, वो कुछ बोला कि वो मेरे पास आना चाहता है, और कैसा था, दिखता था कैसा है, अच्छा है कि तभी तभी यहाँ पे उसकी दादी सा हंसने लगती, बोलती लड़की तुम पागल हो गए, तुम उसकी फ़िक्र में इतनी मरी जा रही हो, तुम 7 साल तक इंतज़ार करती रही और उसको तो तुम्हारी फ़िक्र ही नहीं, वो तुम्हारे बारे में क्यों पूछते उनके बारे में जिसके बारे में फ़िक्र हो, चिंता हो। लेकिन अरमान को ना ही तुम्हारे बारे में कोई फ़िक्र है और ना उसको चिंता है तुम्हारे लिए, पर तुम उसके लिए इतनी मरी जा रही हो। 7 साल में तुमने उसका इतना इंतज़ार किया, ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी के अभी डाइवोर्स पेपर लेके जाऊँ ना अरमान के सामने, 1 सेकंड नहीं लगाएगा, वो साइन कर देगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, बढ़ चुका है। लेकिन तुम्हें शायद ये मेरी बात नहीं समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रही हूँ लड़की, पर तुम ये बात समझो और इस डाइवोर्स पेपर पे साइन करके इस 7 साल के रिश्ते से तुम आज़ाद हो जाओ। तभी विद्या इस बात का विरोध करते हुए बोलती नहीं माँ साहब ने वैसे भी ये काम हमेशा करना चाहिए, दो प्यार करने वालों को हमेशा अलग करने का आपका इरादा रहा है। पहले तो शिवानी और माधव जी को किया, उसका भुगतान आपने देख ही लिया, फिर हमने रोहित को खोया, उसके बाद अरमान को भी खो दिया, ये सब बातें आपको पता है कि नहीं। तभी यहाँ पे उसकी दादी साहब बोलती विद्या तुम चाहे जो समझो, लेकिन इस बार जो मैंने देखा है मैं वही बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती अभीरा और ये लड़की घुट घुट कर जिए, बस मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि अरमान अब तुम लोग को भुला चुका है। और इतना ही अगर अरमान को प्यार होता, मिलने का होता, तो तुम लोग से खुद आके मिलता, वो इस तरह से भाग नहीं जाता चोरों जैसा। और वो मुझसे मिलने नहीं आया था, मैंने उसे देखा है, और मैंने देखा इसलिए मैं बोल रही हूँ विद्या, अपनी एक झूठी उम्मीद में मत रखो, एक ऐसे खोखले रिश्ते में बत्ती जाएगी तो मर जाएगी, जिएगी ही कब वो। तभी यहाँ पे अभीरा रो रही होती फूट फूट कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर जो थे मायरा को हालत देख के बोलते हैं इसकी कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, सर्जरी करनी पड़ेगी। तभी डॉक्टर बोलते हैं हम पहले कोशिश करते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन दे के होश में लाने की कोशिश, बिकॉज इतनी छोटी बच्ची, हमें नहीं लगता सर्जरी करना उचित रहेगा। तो डॉक्टर बोलते हैं जो भी एफर्ट्स हम देंगे फटाफट, बिकॉज केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि की भी हालत काफ़ी ख़राब रहती है, जहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं बोलते हैं पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है, एंड क्रिटिकल भी, बोल नहीं सकते बचा पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अरमान जो होता है वो दादू को पकड़ कर रो रहा होता है और माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा था प्लीज़ दादू आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी और आपकी बेटी दोनों की रक्षा नहीं कर पाया, मैं मायरा और गीतांजलि दोनों को नहीं बचा पाया। तभी इसके दादू बोलते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे अरमान, तुम चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। अरमान बोलता है मायरा मुझे अपना सुपरमैन मानती है, पापा मानती, हीरो मानती हैं, और ऐसा सुपरमैन पापा जो उसकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाया, वो किस हिसाब से सुपरमैन हुआ, मैं उसकी आंखों में नज़र कैसे मिलाऊंगा, अगर मायरा को कुछ हो गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। पर यहाँ पे दादू उसको समझाते भगवान पे भरोसा रख, भगवान कभी गलत नहीं होने देता। दूसरी तरफ अभीरा काफ़ी स्ट्रेस्ड रहती है और वो सिलाई मशीन बहुत तेज़ी से चला रही होती हैं, अचानक से इतना तेज़ी से करती कि उसका हाथ भी कट जाता है। तभी यहाँ पे अभीरा को गुस्सा आता है अरमान के ऊपर, वह अरमान और अपने आप से बात करती कि अरमान तुमने ऐसा क्यों किया, क्या इन 7 सालों में तुम्हें कभी भी मेरी याद नहीं आई, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा एक बार कॉल मैसेज कर देना चाहिए, पूछ लेना चाहिए अभीरा जिंदा है, मर गई, कैसे जी रही, कहाँ पे है, बिना भूखी, और मेरी कैसे चल रहा है उसका लाइफ, वो क्या क्या स्ट्रगल करी। मैं 7 साल सिर्फ पुतले की तरह जिंदा इसलिए चलती रही, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था तुम और पूकी एक दिन आओगे मेरे पास, एक दिन आके मेरे से मिलोगे, लेकिन मैं गलत थी अरमान, तुम कभी अपने गुस्से और ईगो के आगे मेरा प्यार देख ही नहीं पाए, हार गया मेरा प्यार तुम्हारी ईगो के आगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मायरा का हालत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, जहाँ पे अरमान की हालत ख़राब हो रही थी और वो दादू को पकड़ के रो रहा था और बार बार बोल रहा था मुझे अंदर जाना है, जहाँ पे उसके दादू समझाते ये कोई सही टाइम नहीं है। तभी वह उस कपड़े को काटने जाती है जिस पर अरमान का नाम लिखी रहती है, वहाँ पे विद्या आ जाती है और बोलती है कि अभीरा क्या हुआ, तुम बहुत प्यार करती हो ना अरमान से, साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में, जब तुम्हें इतना प्यार है तो फिर तुम इस रिश्ते से इतना वो क्यों नहीं चाहती हो, मासा की बात को इतना मत दिल लगाओ, ठीक है, तुम अपने प्यार के बारे में सोचो, क्या तुम्हें अरमान पे भरोसा नहीं है, और वैसे भी अरमान नहीं जाता, अगर मैंने उसको गुस्से में नहीं बोला तो वो कभी छोड़ के नहीं आता। अभीरा बोलती बस करिए मासा, बस करिए माँ, आप कितना झूठ बोलेंगी, और कितना, अरमान गया था अपनी
मर्ज़ी से और कभी भी लौट के नहीं आया। और अगर वो आया था तो वो आपसे तो मिलने आता ही ना आता, अगर मुझसे नहीं आता। उसने एक बार भी हमसे मिलना भी नहीं चाहा। मतलब दादी सा की बात सही है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है। नहीं तो इन 7 सालों में जो 7 मिनट तक भी मेरे बिना नहीं रह सकता था माँ, वो 7 साल कैसे गुजार दिया। और आज तक उसने कभी मुझे मुड़ कर नहीं देखा, कॉल नहीं किया। क्या उसने हमें देखा नहीं इतने बुरे कंडीशन में? कभी भी उसने पूछा, आपकी तबीयत पूछी, मेरी तबीयत पूछी, कभी नहीं। तभी और आप उसको डिफेंड करें। तभी विद्या बोलती, मैं नहीं चाहती कोई एक गलत फ़ैसला लेके हम सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, इसलिए मैं अभीरा बोल रही हूँ जो भी फ़ैसला लो ठंडे दिमाग से लो। तभी अभीरा बोलती, नहीं माँ बहुत देर हो चुका है, अब फ़ैसला लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तभी विद्या बोलती, बहुत मेहनत से तुम सोती थी, 7 साल तक मैंने तुम्हें सोते नहीं देखा, फिर मायरा के आने के बाद देश सोते देखा क्योंकि तुम्हें उसमें पूकी दिखती थी। अभीरा बोली, तो मायरा के भी आने से क्या हुआ, वो भी तो मुझे छोड़ के चली गई। माँ मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता है और मैं यही डिज़र्व करती हूँ कि मैं अकेले रहूँ। और अब अगर अकेले रहना ही है तो दूसरों की ज़िंदगी क्यों ही बर्बाद करूँ। इसलिए तो देखो कुछ कोई मेरे साथ नहीं रहता और सब चले जाते हैं। विद्या बोलती, प्लीज़ बेटा अपने आप को संभालो, इस तरह से कमज़ोर मत पड़ो। अभीरा बोलती, मैं जा रही हूँ माँ सोने, अगर आज नींद आ गई तो ठीक है। दूसरी तरफ देखते जैसे डॉक्टर निकलते हैं और वह अरमान दौड़ के आता है उनसे पूछने की मेरी बेटी की हालत कैसी है, प्लीज़ आप बताएं। तभी डॉक्टर बोलते हैं, आपकी बेटी की हालत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बोल नहीं सकते बच पाएगी कि नहीं। यह सुनकर अरमान को काफ़ी गुस्सा आता है और वह डॉक्टर पे हाथापाई करने पे उतर आता है और उनका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन दादू यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर को गुस्सा आता है और वह अरमान का हाथ झटक देते हैं, जिसकी वजह से अरमान गिर जाता है। और डॉक्टर अरमान को बोलते हैं कि अगर इस तरह से मिसबिहेव करोगे तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा और बाहर कर दूंगा, प्लीज़ आप इनको समझाइए, अपने कंट्रोल में रहें। तभी डॉक्टर बोलता है, मायरा को होश आ भी सकता नहीं भी, लेकिन हमसे जो बन पा रहा है हम कर रहे हैं। पर मिस्टर अरमान पहले आप गुस्से को काबू रखिए, अगर इफ़ नहीं कर सकते तो प्लीज़ बाहर जाए। जहाँ पे दादू उसको समझाते, देख बेटा एक बार एक काम कर, बाहर कैफ़े में जा, 2 मिनट शांति से सोच तूने क्या किया है, 2 मिनट का सांस ले ले फिर आ। तभी बोलता, मैं मायरा को छोड़ के कैसे जाऊँगा। उसके दादू बोलते हैं, अरे मायरा और गीतू के पास मैं हूँ ना, मैं उसका दादू हूँ और कुछ भी रहेगा तो मैं कॉल करके बुला लूँगा, तेरे पास आ जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए तू जा, मामला यहाँ पे ख़राब मत कर। अगर इस तरह से शोर करता रहेगा, अगर मायरा तुझे इस हालत में दिखेगी, क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में। तू एक पिता है और पिता इतनी जल्दी आपा नहीं खोते हैं। उसके बाद अरमान जो होता है उसको लगता है कि हाँ दादू जो वो सही बोल रहे हैं। तभी वो 2 मिनट के बाद फिर पीछे से जाता है और वो विंडो के उधर से माहिरा और को देख रहा होता है और उसकी आंखों से और आंसू गिर रहे होते हैं। वो बोलता है, तब दादू समझाते हैं कि देख अरमान, अब तो जा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ मुझ पे भरोसा रखो। उसके बाद अरमान जो होता है उसको लगता है कि अभी उसको यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद अरमान जो होता है वहाँ से रोता हुआ निकलता है, जहाँ पे दादू जो होते हैं वह डॉक्टर से बात करते हैं और अरमान यही सोच रहा होता है कि आखिर वह अपनी बेटी को कैसे पाएगा। उसके बाद वो पास वाले कैफ़े में जाता है, लेकिन काफ़ी हालत उसकी ख़राब रहती है, ना वो कुछ सोच पा रहा होता है ना समझ पा रहा होता है, बस उसके दिमाग में चल रहा होता है अभीरा का ही जिक्र। उसको लगता है कि मैंने मायरा को सबसे ज़्यादा खुश अभीरा के पास देखा, क्या मुझे एक बार अभीरा को कॉल कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे उस रेस्टोरेंट के लोग आते हैं और वह बोलते हैं कि क्या हुआ सर, आपको पानी चाहिए, मैं पानी लाता हूँ। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है, क्या मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ। वो बोलता है, हाँ रिसेप्शन एरिया पे फ़ोन रखा हुआ है सर, आप देख लीजिए आपको किसको कॉल करना है। उसके बाद वो कॉल लगाते हैं अभीरा को। अभीरा अचानक से सोचती है, रात को इतनी रात गए, कौन कॉल कर रहा है। अभीरा जैसे ही अपना मोबाइल पकड़ती बोलती, वो भी पुराने नंबर पे और वो भी इतनी रात को, किसका कॉल है देखती हूँ। और जैसे ही वो कॉल उठाती है और वह समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि अरमान है, क्योंकि वो उसकी सांसों को भी मान लो पहचान रही होती है। अरमान जो होता है वो कॉल तो कर देता है, लेकिन उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता है। जहाँ पे अभीरा बोलती है, अरमान तुम ही हो ना, मुझे पता है तुम ही हो, मैं तुम्हारी खामोशी को भी पहचान सकती हूँ, इसलिए तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान को यह सुनकर काफ़ी रोना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अभीरा से बहुत प्यार करता है, लेकिन गुस्से में उसने डिसीजन लिया था और वह अपना मुंह बंद करके रोने लगता है, क्योंकि अभी उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है। अभीरा बोलती है, अरमान तुम इतने सालों में कभी भी पूछे नहीं मैं कैसी हूँ, किधर हूँ, कभी भी तुमने कॉल नहीं किया, अच्छा तो बताओ तुम कैसे हो, किधर हो तुम, और बोलो ना अरमान। तब यहाँ पे अरमान जो होता है वो किसी तरह हिम्मत जुटा के अभीरा का नाम लेता है। अभीरा एकदम से उसकी आंखों से आंसू गिर जाते, क्योंकि ये शब्द सुने उसको मानो बहुत बरस अरसे बीत गए थे। और अभीरा बोलती है, अरमान तुम कहाँ पे हो, किधर हो, बताओ ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी दुनिया मिल गई है। लेकिन यहाँ पे अरमान इससे ज़्यादा कुछ बोल पाता, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे दादू आ जाते हैं बोलने के लिए कि मायरा को होश आ गया। उसके बाद वो चला जाता है। तभी यहाँ पे अभीरा कॉल बैक करती है, जहाँ पे उस रेस्टोरेंट का वेटर कॉल उठाता है और बोलता है, हाँ मैडम बोलिए। तभी अभीरा बोलती है, जिन्होंने कॉल किया था उनसे बात करा। वो बोलता है वो तो चले गए,
अबीरा बोलती अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप मुझे आपका एड्रेस बताइए होटल का, मैं वहाँ पे आती हूँ। तभी वो बोलता है कि एड्रेस वो देता है। तभी अबीरा बोलती है ये होटल तो कहीं मुझे उदयपुर में नहीं लगता। वो बताता है कि ये होटल उदयपुर में नहीं, बिकॉज माउंट आबू में है और ये फ़ोन माउंट आबू में लगा है। अबीरा बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर अबीरा जैसे ही कॉल रखती है और वह सोचने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अरमान जो होता है वह दादू के साथ आता है और दौड़ के, और उसके बाद वह अरमान जो होता है वह जैसे ही दरवाजा खुलता देखता है कि मायरा को होश आया है। अरमान मानो एकदम से निश्चिंत हो जाता है। अरमान बोलता है कि मायरा तुम्हें होश आ गया बेटा, कैसे? तभी डॉक्टर बोलते हैं आप मायरा को ज़्यादा जोर नहीं दे सकते बात करने के लिए, प्लीज़ एक इंजेक्शन देना है, बट वो बच्ची मना कर रही है, तो प्लीज़ आप उसे कन्विंस करें क्योंकि इंजेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है। इफ़ अगर हमने टाइम से इंजेक्शन नहीं दिया तो वो फिर से उसको बेहोश हो सकती हैं, इसलिए अपनी बच्ची को बोलो। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है बोलता है हाँ डॉक्टर मैं समझा, तो बट प्लीज़ आप लोग क्या 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं जहाँ पर मैं अपनी बच्चे से बात कर सकूँ। उसके बाद सारे डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, हमें कोई इशू नहीं, बट आप प्लीज़ बोलिएगा इंजेक्शन के लिए इनको जल्दी से मनाइए, बिकॉज इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और दूसरे ऑप्शन नहीं। तो मैं यहाँ पे अरमान बोलता है मायरा बेटा कैसे हो तुम, बोलोगे? तो मैं पे मायरा बोलती पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और गीतू कैसी है? क्या गीतू मेरी मम्मा नहीं बन सकती? आपने देखा ना गीतू कैसे अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाए, उनकी हालत तो देख रहे हो ना पापा। और वैसे भी गीतू तो सब कुछ सारा काम करती, मेरा ख्याल रखती, खाना खिलाती, पानी पिलाती। मैं फेयर पे गई थी, सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे गीतू मेरी मम्मा है, मैंने सबको बोल दिया, पर मुझे भी गीतू सच में मम्मा चाहिए। बताओ ना, वैसे अगर गीतू मेरी मम्मा नहीं तो कौन मेरी मम्मा है? और अगर कोई है तो फिर मेरी लाइफ में क्यों नहीं है? पापा प्लीज़ गीतू को मैं अपनी मम्मा नहीं बना सकती। जहाँ पर अरमान शौक हो जाता है, बोलते हैं हाँ बेटा वो सब हम बाद में करेंगे, बट ये इंजेक्शन तो पहले लेना पड़ेगा। मायरा बोलती है ऐसा नहीं है, आप गीतू की तो हालत देखो ना, मैं इंजेक्शन नहीं लूँगी, पहले आप वो देखो जो मैं बोल रही हूँ। और बताओ आप गीतू से शादी क्यों नहीं कर सकते हो? गीतू तो हमसे कितना प्यार करती है और कितना ज़्यादा ख्याल रखती है, मुझे तो इतना प्यार करती है, कभी भी मुझे रोने नहीं देती है। अरमान बोलता है हाँ क्योंकि गीतू तुम्हारी बहुत अच्छी है, बट गीतू को भी होश में आना बाकी है ना, तो एक बार होश में आने दो, फिर हम इस पर बात करेंगे बेटा, ठीक है? आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अरमान डिसाइड कर लेता है गीतांजलि से शादी करने के लिए, और अबीरा का फोटो जो होता है वो देख के रो रहा होता है। फिर अबीरा का अचानक से कॉल आता है। अरमान बोलता है हाँ बोलो अबीरा, आई थिंक हमें सब कुछ ठीक करने लेना चाहिए। अबीरा बोलते ठीक करने जैसा कुछ बचा नहीं, आई थिंक अब ख़त्म होने के कगार पे आ गया है, मैं डिवोर्स पेपर भेज रही हूँ। ये सुनकर अरमान शॉक हो जाता है। आगे एपिसोड पे से बने रहे दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।